अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुहरवर्दी। आज जिस वक्त हम यहाँ आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की आधी एयर स्पेस बंद है। जंग के ख़तरात अभी भी मंडला रहे हैं। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा को फ़ोन किया है। भारतीय पायलट अभिनंदन को इस वक्त वाघा बॉर्डर पे, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इंडिया के हवाले किया जा रहा है। इस सारे तनाज़ुर में जब अभी जंग के बादल छटे नहीं हैं और ख़तरात मंडला रहे हैं, हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, और आज एक खुसूसी मेहमान मेजर आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर आमिर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने ISI के साथ भी सर्व किया है। वैसे भी पाकिस्तान में उन्हें एक देवमलाई शख्सियत कहा जाता है। बहुत से राज हैं इनके पास, और ख़ुसूसन ये पाकिस्तान, इंडिया और इस सारी इंटेलिजेंस वॉरफेयर में उनकी अपनी एक महारत है। उनसे भी आज बात करेंगे। दुरानी साहब भी हमारे साथ है। बात करेंगे पाक भारत कशीदगी और इसके मुख्तलिफ एंगल्स पे। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहना चाहेंगे कुछ मेजर आमिर साहब के बारे में? मैंने तो महदूद सा तारीफ कराया। मेजर साहब के बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा इनसे रहनुमाई हासिल की है, और इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो अगर उसको देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए लिखी गई एक तहरीर है। और इनकी ज़िंदगी के ज़्यादातर पहलू वो है जिसको शायद ये भी किसी के सामने नहीं ला सकते, शायद तारीख में भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर उसको हकीकी नज़र से देखा जाए तो इनकी ज़ात हकीकत में पाकिस्तान इन्हें बायोग्राफी लिखनी चाहिए। उसमें वो लिख तो कुछ सकते नहीं है जो कुछ इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी जान, अपने बच्चों, अपनी हर चीज़ पे अपने मुल्क को तरजीह दी है। इन पे गद्दारी का मुकदमा भी बना, हाँ, इस हद तक, लेकिन उसमें भी इन्हें इज्जत मिली, मजीद इज्जत मिली और मजीद एहतराम मिला। आज मेरे साहब की यहाँ मौजूदगी प्रोग्राम है ना, मैंने इसको ना मुख्तलिफ 4 सेगमेंट्स में रखा है। जो पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी है, इसके 4 एंगल्स हैं बुनियादी तौर पर। एक तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, इमरान खान और नरेंद्र मोदी, वो इस टेंशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर मीडिया कैसा बिहेव कर रहा है, फिर नेशन, दोनों मुल्कों के ममालिक के कौम कैसी बिहेव कर रही है, और फिर दोनों मुल्कों की आर्मी कहाँ खड़ी है और उनका बिहेवियर कैसा है। हम कोशिश करेंगे आज अपने दोनों मेहमानों से इन पैरामीटर्स में बात कर सकें। गुफ्तगू शुरू करेंगे दुरानी साहब आपसे, फिर मेजर साहब की तरफ आऊँगा। नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों तरफ स्टैंड ऑफ है, लड़ाई है, कशीदगी है, महाजराई है। हमने उनका जहाज़ मार गिराया, उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की है। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो चंद अल्फाज ही बोलूँगा और उसके बाद हम चाहेंगे कि मेजर साहब इसमें, लेकिन मेरी नज़र में मोदी साहब इस वक्त परेशान हैं, डिप्रेस हैं, उनके हौसले पस्त हैं, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सियासी बका की जंग में अपनी होश खो चुके हैं, कौम को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं, और तकब्बुर का रवैया और हल्कापन जो है वो उनकी हर में छलक रहा है। ना पार्लियामेंट से खिताब किया, ना कौम को एड्रेस किया, ना मीडिया के सामने आ जाने। वो एक घबराए हुए, एक परेशान, एक ज़ाती मफाद की दलदल में फंसे हुए इंसान लग रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो बड़े हौसले में नज़र आ रहे हैं, पुरजोश नज़र आ रहे हैं, दानिशमंदी से फैसले कर रहे हैं और स्टेट्समैन के तौर पर दुनिया के सामने आए हैं, अमन के सफ़ीर और इंसानियत के मुहाफ़िज़ बन के एक्ट कर रहे हैं, कौम को क़ियादत और इत्माद दे रहे हैं, और इससे आगे बढ़ते हुए इंसानियत दोस्त रवैया अख्तियार कर लिए। पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं, कौम से खिताब कर रहे हैं, मीडिया से घबरा नहीं रहे, और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के हक बात कर रहे हैं। और सबसे आगे बढ़ के मोदी की आंखों में आंखें डाल के मोदी को अमन की पैगाम और अमन की दावत दे रही है, और इंडिया के अवाम की और इस खित्ते के अवाम की रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब उनको बेच रहे हैं, दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। मेजर साहब, ये तो एनालिसिस था दुरानी साहब का। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरे बारे में हुस्न ज़न से काम लिया। और दुरानी साहब तो ज़ाहिर सियासत और इन चीज़ों पे दुरानी साहब की मौजूदगी में गुफ्तगू करना, उस आदमी को जो फ़ौजी भी और पठान भी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, दोनों शख्सियात का मुआजना दुरानी साहब ने बड़ा खूब किया, बड़ा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर
बुनियादी तौर पर आप देखें इस वक्त जो इन्होंने आखिर में बात की इमरान खान की कि इंसान दोस्त, मोदी इस वक्त उसको अपनी ज़ात के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसको इंडियन अवाम भी नज़र नहीं आ रहे कि मैं इन्हें किस आग में झोंक रहा हूँ। इमरान खान न सिर्फ अपनी कौम की बात कर रहे हैं, वो इस वक्त इंसानियत की बात कर रहे हैं, वो इंडियन अवाम की भी बात कर रहे हैं, वो वहाँ की गुर्बत की भी बात कर रहा है कि आओ हमारी तरजीहात ये होनी चाहिए, आपकी भी। ये बुनियादी फ़र्क है। और दूसरा जो बात है कि मोदी को अपने आसाब पे काबू नहीं है, इमरान खान अपने आसाब उसके पूरी तरह काबू में है, जो लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। वो ज़िया कहा करते थे कि जब आपको ऐसी सूरत दरपेश हो तो नेवर हैंड ओवर द कंट्रोल ऑफ योर नर्व्स टू योर एनिमी। ये लीडर के शान होता है। जैसे उसने कहा पार्लियामेंट में खिताब किया, लेकिन देखिए इस वक्त दो बयानिए हैं बड़े। एक जंग का बयानिया है, खून खराबा, जंग, फसाद। मोदी उसी का चैंपियन बनकर सामने खड़ा हुआ है। एक बयानिया ये है कि नहीं, अमन अमन, खून से बचना है, खून रेजी नहीं करनी है। इमरान उस बयानी का चैंपियन बनकर खड़ा है। और अगर आप देखें तो जंग का जवाब इमरान खान के पास है, मोदी के पास नहीं है। इमरान खान की ज़मीन पर तो मुकाबिज हो, कश्मीर तो हमारा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मौजूद है, उसकी मॉरल अथॉरिटी भी है। तब इमरान इसके बावजूद जंग की बात नहीं कर रहा है, वो कहता है कि आओ हमारे जो मसाइल हैं, जो आदाब, उसको उसूल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता, अमन का रास्ता। इसके पास जवाज़ नहीं है, इसके पास एक ही जवाज़ है कि मैंने इलेक्शन जीतना है, मैंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है, मैंने वो कुर्सी लेनी है। अब उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि जो तुम्हारा दुश्मन जिसको तुम समझ रहे हो पाकिस्तान, नहीं, उसने अपने लोगों की जो है ना वो जानो माल सब कुछ दाव पर लगा रहे हो, उसको परवाह नहीं। सो ये है बुनियादी फ़र्क। बाकी तो अगर आप उसकी क्वालिटीज़ दे के, कैरेक्टर क्वालिटीज़ दे के कि जी अभिनंदन की वापसी को आप कैसे देखते हैं बतौर मेजर आमिर, उसको कैसे देखते हैं? मुझे कल दोपहर को अजमल जामी साहब का फ़ोन है और उसने कहा कि वो अब तो ये इशू बन गया। कि मैंने कहा अगर मैं होता प्राइम मिनिस्टर की जगह पर, मैं उसको रिहा कर देता, आज कर देता। ये कल दोपहर की बात है। वजह ये है कि जो इमरान खान का कंडक्ट है, बड़ा ग्रेसफुल कंडक्ट है। क्या उसमें इस पायलट को रखना, इसको टार्चर करना या कुछ और करना सूट करता है, या इसको छोड़ देना सूट करता है? उसको रखने से तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई फ़ायदा था। उसको छोड़ने में पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हो रहा है। और जो बयानी इमरान खान का, उसको स्ट्रेंथ मिलती है कि देखो, हाँ देखो, इमरान खान जंग से भागा नहीं है, वो जंग नहीं चाहता, पाकिस्तानी जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग से कोई भाग नहीं रहा है। इसीलिए उसने कहा था कि अगर तुम नहीं किया तो हम जवाब का सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। और उसने दिया जवाब, और बड़ा मुनासिब और सही जवाब दिया। लेकिन उसके बावजूद वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, वो उसी अपने बयानी पे खड़ा है, उसका दिमाग फेरा नहीं है। आप अंदाज़ा लगा दे कर इस सूरत हाल मोदी के पास होती तो क्या करता? रिवर्स कर लें। हाँ, ये है बुनियादी फ़र्क। ये सब देखें, मोदी इस वक्त लाशों की सियासत करना चाह रहा है। इमरान खान जो है वो अमन की पैगाम को लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी की आज की एक नई डेवलपमेंट सामने आई है कि उसने जमात इस्लामी पे वहां पाबंदी लगा दी। मतलब वो सियासी तकसीम की एक तरफ तो उसके अपने अंदर वाइट पेपर उसके खिलाफ आ रहे हैं, उसकी ऑपोजिशन ला रही है, और इधर ये हाल है कि इमरान खान के साथ पूरी ऑपोजिशन और पूरी कौम और पूरी अवाम इकट्ठी होकर खड़ी हो गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? इमरान ने अपने कौम को मुत्तहिद किया, उसने अपनी कौम को मुंतशिर किया। ये बुनियादी फ़र्क है। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के कंडक्ट में ये फ़र्क है। इमरान खान के जो अल्फाज हैं, जो चाहे वो स्पीच करता है, आता है वो ऐसे ही बोलता है, एक्सटेम्पोर बोलता है, या पार्लियामेंट में करता है, उसके मुखालिफिन उसकी तायीद करते हैं। दुनिया भी इमरान खान के बयान के साथ खड़ी है। देखिए इमरान खान क्या कहता है, वो कहते हैं जी आओ मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के जो मसाल करें, दुनिया में कौन मुज़ाकरात से इनकार कर सकता है? आओ अमन की बात करें। ये सारी बात दुनिया कर रही है। तो मोदी के साथ तो अगर आप देखें, मोदी उसको तनहा क्या करता तो खुद तनहा खड़ा है, वो तो अपनी कौम में तनहा हो चुका है। आगे चलें। ताकत के मुकाबले में इमरान खान की दानिश, फहम, पाकिस्तानी कौम का मुस्बत रवैया, भारतीय जो मिलिट्री माइट है उसके मुकाबले में
आगे मिलती आगे तो आगे आना करनी है बात, उस पर करेंगे। अगला मेरा जो है, हमने दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का इस वक्त एक तकाबली जायजा कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि इस टेंशन के माहौल में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स कहाँ खड़े हैं। अब जरा मीडिया पे आ जाएं, क्योंकि हम भी मीडिया से हैं, अब शो करते हैं। आप खुद को दुरानी साहब मीडिया से नहीं मानते, वो कहते हैं मैं सियासतदान के तौर पर सियासतदान है, तो मीडिया वालों को हम जज कर सकते हैं कि कितने पानी में और किस औकात में। और मेजर आमिर साहब पावर इधर ही है सारी, पावर हो पड़ी सर, लेकिन हकीकत पावर तो अगर मैं कहूँ कि आप इंडियन मीडिया को भी देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अब तो कोई ग्लोबल विलेज वाली बात है, कोई दूर नहीं है, हम उनको देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया को भी देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों मीडियाज़ के रोल का कंपैरिजन करें इस टेंशन में, खुसूसन इस वक्त तनाव में, तो वो क्या है? इसके बारे में मैं एक छोटा सा पुराना एक गाना भी आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले वो सुनवाते हैं। उससे पहले जो है सर, आपको जरा पुराना आपका जमाना याद आएगा। देखें, इंडिया का मीडिया जंगी माहौल पैदा कर रहा है, इंडिया का मौला गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, मोदी के सियासी एजेंडे को मीडिया आगे बढ़ा रहा है, मीडिया जो है अपने मुल्क को तकसीम कर रहा है, वो पागलपन का एक मुजाहरा कर रहे हैं। उनके क्लिप्स कल सर पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाए हैं, जिसमें वो दीवानों की तरह जो है एक दूसरे से बातें कर, और पागलपन का अगर आपने मोदी से बड़ा मुजाहरा देखना हो तो वो इंडियन मीडिया कर रहा है। आप शिद्दत पसंदाना रिपोर्टिंग कर रहा है और न्यूज रिपोर्टिंग के बजाय प्रोपेगेंडा कर रहा है, और प्रोपेगेंडा से आगे बढ़ते हुए वो अपनी कौम को एक ऐसे जुनून की तरफ लेके जा रहा है कि जिस जुनून का कोई एंड नहीं है। और उसके रवैये की वजह से जो शिद्दत पसंदी इंडिया के अंदर पैदा हुई है, उसने उनके दानिश्वर को और उनकी कौम को अलहदा कर दिया, उनके सोचने वालों को और उनके मतलब जहालत में डूबे हुए लोगों को बिल्कुल अलहदा कर दिया। उसके मुकाबले में हम अपने मीडिया के बहुत क्रिटिक रहे हैं हमेशा से, लेकिन पाकिस्तान मीडिया जिस जिम्मेदारी के साथ और जिस कौमी सोच के साथ और जिस अमन की सोच के साथ, जिस बुनियादी इंसानी हकूक के तकाज़ों के साथ, कल जो है जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया अभिनंदन के छोड़ने का, पाकिस्तानी मीडिया के बड़े से बड़े मुखालिफ ने भी खान साहब के इस स्टेटमेंट को तारीफ की, हत्ता कि इंडिया वाले भी मजबूर हो गए, उनके जो दानिश्वर थे, लेकिन उनका मीडिया कहने लगा, बाज लोग जो उसमें दहशतगर्दी का मुजाहरा करेंगे जी, और क्या करते, अब तो डर के ये कर दिया, प्रेशर में कर दिया, वह हेडिंग थी पाकिस्तान क्रैक्स। मतलब ये है कि ये एक मेरे लिए खुद एक सवाल है कि दो मुल्क जो इकट्ठे बने, जो एक ही वक्त में तख्लीक हुए, जो एक ही बुनियादी मट्टी से बने हुए हैं, उनके दानिश्वर और सोचने वाले तबके का इतना मुख्तलिफ बिहेवियर पैटर्न हमारे सामने क्यों आ रहा है? जी मेजर साहब। देखिए दुरानी साहब, ये टीओपी का दौर है, ट्रेंड मेकिंग, ओपिनियन शेपिंग, परसेप्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ये जिसको हम ये टीआरपी से टीओपी पे आ गए। हाँ, मैं ये मेरी इस्तिलाह है। अच्छा, ट्रेंड, ओपिनियन और परसेप्शन, जिसको आप फिफ्थ जनरेशन वार कहें, जिसको आप, मैं उसको सबवर्जन कहता हूँ कि सबवर्जन का दौर है, फिक्री जंग आप सारा, इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। हम थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सूरत हाल से ज़रा पीछे की तरफ भी जाएंगे जब मीडिया की बात होगी। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का मीडिया जुनून फैला रहा है। देखें, हम मशहूर हो गए पूरी दुनिया में मुस्लिम इंतहा पसंद, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम इंतहा पसंद। गुजरात में मोदी ने मारा सैकड़ों मुसलमानों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जलाया गया जाफरी, मैक्सिमम सज़ा हुई है 7 साल। इतने सैकड़ों अमवात की सज़ा वहाँ का मीडिया नहीं बोला। अगर हमारे यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ हादसात हुए हैं, यहाँ पे हमारा मीडिया बोला है और बोलना चाहिए, इंसान है, उनके हुकूक हैं। मालीगांव का इंसिडेंट हुआ है, समझौता एक्सप्रेस का हुआ है, मुजरिम सामने है, मान गए हैं। क्या इंडिया के मीडिया ने, सेकुलर मीडिया है, सेकुलर स्टेट क्लेम करते हैं, हम तो नहीं करते, उनका आर्मी चीफ भी कहता है, क्या मीडिया ने वो सेकुलर मीडिया का रोल प्ले किया है? उन्होंने आज सबसे बड़ा मसला हिंदू इंतहा पसंदी है, जिसके सरगना मोदी साहब हैं। इस हिंदू इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाने में मीडिया का हाथ है, इंडियन मीडिया का। मैं जो कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा जब पीछे जाता हूँ कि उनकी मीडिया ने थोड़ा सा डिलीवर भी किया। मसलन जो हम बदनाम हुए, देखे पुलवामा वाक़या हुआ,
या बम्बे हुआ, बम्बे में क्या हुआ, एक नॉन स्टेट एक्टर था अजमल कसाब, 150 आदमी मारे गए उसमें। उस नॉन स्टेट एक्टर की पादाश में पाकिस्तान मुजरिम बनकर आलमी कटहरे में खड़ा हो गया। उसमें उनकी सियासी क़यादत का भी हाथ था, उसमें उनकी मीडिया का भी हाथ था। अजमल कसाब के मुकाबले में हमारे पास एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर हाथ आया, कुलभूषण यादव। ये कभी इंटेलिजेंस की तारीख में, मैं खुद उस बिज़नेस में रहा हूँ कि आप इस लेवल का अफसर भेजते हैं। वो कहता है मैं 700 कत्ल में मुलविस हूँ, सब कुछ मानता है। अब अगर अजमल कसाब के मेयार पे परख हो तो इंडिया को कोई हमालिया के पीछे मुँह छुपाना चाहिए। को इंडिया न सिर्फ उसको डिफेंड कर रहा है, उसको ओन कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है। ये है वो फ़र्क कि हमारे GHQ पे अटैक हुआ, हमारे फौजी के सरों से फुटबॉल खेला गया, हमारे एयर बेसिस पे अटैक हुआ, हमारे नेवल बेसिस पे अटैक हुआ। ये मैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, सिविल नहीं। हमारे 80,000 अफराद शहीद हुई, हमारे जनरल सिपाही तक शहीद हुए। हम अपना केस दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके। मीडिया के सामने हम सब बेसिक कौम जिसमें हमारा मीडिया में शामिल है। वो परवीन शाकिर ने कहा था, मैं सच कहूँगी मगर उससे हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। हमारा सच उसके झूठ से हार चुका है। इंडियन मीडिया पे एक गाना है 65 में बना, तब तो सिर्फ आकाशवाणी होता था। हाँ। वो जरा हम नाज़रीन को सुनाते हैं कि 65 में जब इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा, तो वो चले ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वो गाना हम ये मीडिया का थोड़ा सा हम माजरत खाना रवैया है, उसका जो नुकसान दुनिया में हमें उठाना पड़ता है। आज हमारा मीडिया बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज बहुत, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन साथ साथ हमारा केस भी पेश करना चाहिए। हमारा केस बड़ा जेन्युइन है। हमें अपना केस जिस एतमाद से पेश करना चाहिए। ये टेररिज्म का लेबल अगर मेरिट पे देखे, ये उन पे लगना चाहिए। लेकिन हम मोदी देखिए, मोदी ऐसा वज़ीर है जो कहता है कि मैंने 71 में पाकिस्तान में किया टेररिज्म। उनका सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल कहता है। तो हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। इंडिया के अंदर होने वाली दहशतगर्दी है उसका। चले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं मेजर साहब, तो अभिनंदन जो है वो इंडिया जा रहे हैं, हवाले हो रहे हैं। एंड मतलब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनकी हैंडिंग ओवर हो रही है, टेकिंग ओवर। और मैं ब्रेक में इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा था, तो वो इसको एक टाइटैनिक विन फॉर इंडिया कह रहे थे कि हमारी कोई टाइटैनिक जीत है कि हमने अभिनंदन को वापस ले लिया है। इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान की लीडरशिप की हमालिया के बराबर इखलाकी जीत हुई है। अच्छा, टाइटैनिक तो डूब गया था, तो उनकी विन भी डूब जाएगी, लेकिन जो मॉरल और इखलाकी जीत हुई है पाकिस्तान की लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर की, वो इस हमालिया के बराबर है जो हमेशा खड़ा है और इंडिया के ऊपर साया करके खड़ा है। ये उतना ही फर्क है दोनों के अंदर। क्योंकि आप तो चुके रहे हैं कि मुझे ये बता दें ये जो टाइटैनिक, क्योंकि कुछ फौजियों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं जल्दी दिया है, अभी ज़रा इसको रोकना चाहिए था, जब पीस हो जाता, जंग ख़त्म हो जाती, फिर अभिनंदन को वापस करना चाहिए था, अभी बहुत जल्दी किया। आप इसको कैसे देखते हो? देखिए जो इमरान खान का बयानी है ना, वो जब अमन के लिए बात कर रहे हैं, वो उसको कोई मशरूत बात नहीं कर रहा है। वो अपना एक जेस्चर शो करे, वो अपना एक वो दिल्ली कैफियत बता रहा है। तो ये इंडियंस की टाइटैनिक विन नहीं आता। टाइटैनिक विन किया, उन्होंने कमांडो एक्शन किया, उसको ले गए। उन्होंने तब इसके लिए बयान तक नहीं दिया सिवाय बरखा दत्त के। किसी मुल्क ने यहाँ पे प्रेशर डाला, किसी सुपर पावर ने प्रेशर डाला। यार उसने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, मैंने कहा वो जो ग्रेस की पोजीशन पे खड़ा है, उसी ग्रेस की पोजीशन में उसने एक और ग्रेस का मुजाहरा किया। और सर इंडिया के अंदर कौन सा सेंसेबल आदमी है जिसने ट्वीट ना किया हो, जिसने अप्रिशिएट ना किया हो इस वाक़े को, बजाय सवाए उस। आप ये देखें, जब उन्होंने हम फौजी तो थोड़ा सा अपने लाइन के लोग होते हैं ना, वो इसलिए उनको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं आती। जब उसकी रिलीज़ का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने, पूरे पार्लियामेंट ने डेस्क नहीं बजाए। तो पार्लियामेंट मेरी आवाज़ है ना, कौम की नुमाइंदा पार्लियामेंट बैठी हुई है ना, तो इसका मतलब है कि हर आदमी उस ग्रेसफुल कंडक्ट के मुजाहरे का हामी है। एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, इंडियन
टीवी चैनल्स को जब हम देखते हैं तो उन्होंने वॉर रूम्स बना लिए हैं, कमांडोज के कपड़े पहन लिए हैं, उनकी लेडी एंकर्स ने भी राइफल्स पकड़ लिए हैं, वॉर रूम्स बन गए हैं, वो फौजी बन के बैठे होते हैं, पीछे जंग का माहौल के उन्होंने वो फीचर्स लगा दिए हैं। और हम तो स्टूडियो में बैठे हैं ना, प्लाज्मा चल रहे हैं, नॉर्मल स्टूडियो, PSL हो रहा है, PSL हो रहा है, वो वॉर स्टूडियोज उन्होंने बना लिए हैं, अभी वॉर नहीं शुरू हुई। देखें ये सर, अगर आपको बेशक आप तो उनके टीवी देख के लगता है वाकई जंग हो रही है, शायद पाकिस्तान हो हमसे रही छुपा थी, रहा है। तो एक नई टर्मिनोलॉजी निकली थी, आकाशवाणी इंडिया का रेडियो था और इट वाज नोन फॉर झूठ। वही कुछ मीडिया कर रहे हैं। उस जमाने में एक बड़ा खूबसूरत तराना बना था उसके ऊपर, आकाशवाणी प्रधान, वो सारे पाकिस्तानी मीडिया को, वो इंडियन मीडिया के बारे में वो तराना चलना चाहिए, अगर हो तो मैं सुनाऊं आपको तराना, जरा सुनिए ना वो आकाशवाणी के बारे में क्या तराना चला था। झूठ बोलनी है झूठी है आकाशवाणी, 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 ओए कदे सच भी ते बोल उड़ पुड़ जानी, झूठ बोलनी है झूठी है आकाशवाणी, झूठ बोलनी है झूठी है आकाशवाणी। मेरे साहब आपने क्या बिल्कुल वैसे ही वॉर रूम, मुझे इंडियन टीवी देख के कभी लगता है कि जंग शुरू हो चुकी है और शायद पाकिस्तानी हम गवर्नमेंट और फौज हमसे छुपा रही है, बता नहीं रही जंग हो रही है। देखो मुज़म्मिल भाई, हम जंग से भागते नहीं है। नहीं, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूँ, वॉर स्टूडियो बना लेना और ये सारा कुछ कर लेना। यही कुछ जो उन्होंने इनिशियल एग्रेशन की उनके जहाज़ों में, उससे पहले यही माहौल था, यही था। जब वो बॉर्डर से 60 मील दूर उन्होंने फेंका, उसके बाद जो कुछ उधम उनकी मीडिया ने मचाया आपने देखा अपनी आंखों। 2 दिन बाद क्या हुआ देखो, वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट माइंड एक्ट इन साइलेंस। बस हमारी लीडरशिप और हमारी कौम का यही वतीरा है। हम ना एंकरों को वर्दियाँ पहनाते हैं, ना ड्रामे करते हैं, जंग नहीं चाहते। आज कोई वर्दी पहन के प्रोग्राम करना चाहिए था, अगर हम मीडिया आप तो पहन भी सकते थे। मैं तो पहन चुका हूँ, रिटायर्ड फौजी पहन सकता है। हाँ पहन सकता हूँ, लेकिन वो गिमिक्स के लिए नहीं, वो आप अपने आप को पेश नहीं करेंगे सर, जरा अपनी खिदमत को फौज लोग तो। मैंने तो असल जंग बगैर वर्दी के लड़ी है। मुझे तो वर्दी की फौज की तरफ आए जरा, फौज की तरफ आए दोनों, अब हम आपके ममालिक की तरफ। मैं सबसे शुरू करूँगा। मैं सब बहुत कंपैरिजन होता है जी, पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तानी फ़ौज से बड़ी फ़ौज है, कहते हैं वेपनरी भी उनका ज़्यादा है, पाकिस्तान फ़ौज का उसके मुकाबले में छोटी फ़ौज है वो बड़ी। आप दोनों फ़ौजों को कैसे कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि लड़ना तो फिर फ़ौज ने है। देखिए मैं तो ज़ाहिर है जब बात करूँगा तो मेरी थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी का मसला होगा कि मैं ख़ुद फ़ौजी हूँ, पाकिस्तानी फ़ौजी हूँ, और पाकिस्तानी फ़ौज मेरी ज़रूरत भी है, मेरी मुहाफ़िज़ है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौज का एक कंपैरिजन तो अभिनंदन ने किया। जब सारे आप लोगों ने देखा दे, उसने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज का रवैया ऐसा था, मेरी ख्वाहिश है कि इंडियन आर्मी भी ऐसा ही रवैया रखे। ठीक कहा ना उसने, तो कंपैरिजन तो उसने कर दिया, वो ज़्यादा मैटर करता है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि देखें 71 की वार को काउंट मत करें, तो हम अपनी कौम से लड़ रहे थे, अपने लोगों से लड़ रहे, अपने लोगों से आप नहीं लड़ सकते। 65 में यही छोटी बड़ी फौज थी। 71 के बाद मुझे याद है मैं कैप्टन था और उन्होंने लीपा में अटैक किया था, वादी लीपा में। टिक्का खान आर्मी चीफ थे, एक ब्रिगेड के साथ उनकी ऐसी की तैसी कर दी थी। तो अभी हमारे कैदी भी पूरे नहीं आए थे, उनको पता चल गया कि ये पाकिस्तान आर्मी तो उसी तरह है। हमने 2 तरह की जंगें लड़ी इंडिया के साथ, उन्होंने भी लड़ी। एक इनविजिबल वार जो एजेंसियाँ लड़ती आपस में, इनविजिबल वार भी लड़ी आपने? हाँ बिल्कुल लड़ी है ना। ये कुलभूषण यादव किस चीज़ में पकड़ा गया? इनविजिबल वार में पकड़ा गया। ठीक है। या सुरबजीत सिंह था, वो किस वार में पकड़ा गया था? यहाँ कश्मीर सिंह था जिसको फिर हमने छोड़ा था, किस वार? अगर हम उसे इनकार करें, इनकार नहीं, जब तक दुश्मन है तो फिर आप इनविजिबल वार भी लड़ते हैं, विजिबल वार भी लड़ते हैं। ठीक है, जो इदारा इनविजिबल वार लड़ता है वो अफ़गानिस्तान के जंग से कुंदन भरकर निकला है। वो एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ तारीख़ की सबसे बड़ी खुफिया जंग लड़ चुका है, जो इस वक्त हमारे पास इनविजिबल वार लड़ने के लिए ISI। और इसलिए अगर वहाँ किसी को ज़ुकाम भी हो जाता है तो कहते हैं ISI ने किया है। ठीक, खौफ तो है ना। जो विजिबल जंग लड़ रहे हैं फ़ौज अफवाज पाकिस्तान, वो
15 साल टेररिज्म को रूट आउट करके आए हैं वापस बैरकों में, और ऐसी जंग वो लड़े कि वहाँ 48 मुल्क पड़ोस में बैठ के नहीं लड़ सके। अफगानिस्तान में 48 मुल्क बैठे थे, सुपर पावर विद मदर ऑफ ऑल बम्स। तो इसीलिए देखिए, ये मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। मैं अगर शुरू हो जाऊँ तो मैं तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान आर्मी को एजाज है? मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस दुरानी साहब आपसे इसका बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद दुरानी साहब। एक कंपैरिजन हमने मेजर साहब से लिया पाकिस्तान और इंडियन आर्मी का। आप क्या आप एज पॉलिटिशियन करेंगे? पॉलिटिशियन करूंगा कि पाकिस्तान की फौज एक जिम्मेदार फौज है, पाकिस्तान की फौज एक बावकार फौज है, पाकिस्तान की फौज बहादुर फौज है, पाकिस्तान की फौज मुत्तहिद फौज है, पाकिस्तान की फौज अवाम की हमायत रखने वाली फौज है, और पाकिस्तान की फौज शहादत के जज्बे से सरशार फौज है, और पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार फौज है। पाकिस्तान की एयरफोर्स वो एयरफोर्स है जो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, और दुनिया के बेस्ट पायलट्स आज भी वो जाने जाते हैं जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में नहीं बल्कि मिडल ईस्ट की फ़िज़ाओं के अंदर जाके इजराइल के दांत खट्टे करके पूरी दुनिया के अंदर नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे। आज इंडियन लीडरशिप, फौज की लीडरशिप को देखें तो लगता है कि जंद खेड नहीं होती जनानियां दी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की लीडरशिप को देखें तो एक मतानत है, एक तमकनत है, एक हौसला है, एक वकार है, एक जज्बा है, और इन सब चीज़ों के साथ एक इंसानियत और इंसान दोस्ती है, और एक दर्द है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। हत्ता कि जो क्या इस्लाम सबक देता है कि जब कोई दुश्मन भी तुम्हारे कब्जे में आ जाए उससे कैसा सलूक करो, जैसा आपने इस पायलट के साथ किया है कि वो जाने से पहले ये खुद कहने पे मजबूर हो गया, जो अभी मेजर साहब ने फरमाया। मैं समझता हूं कि इस वक्त, और इंडिया की एयरफोर्स का क्या हाल है, तकसीम दर तकसीम। उन्होंने जमात इस्लामी पे पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ उन्होंने अपने जो सेक्टर कमांडर था एयरफोर्स का, एयर मार्शल हरी कुमार, उसको क्या किया है, सेक कर दिया, जो कश्मीर और वेस्टर्न कमांड। मतलब ये है कि ये हारी हुई जंग लड़ने वाली फौज है, ये शिकस्त खुर्दा फौज है। तजादात देखें, एक तरफ कहते हैं हम प्रेशर डाल दिए, दूसरे उसको सेक क्यों कर रहे हो, उसको ये इनाम दे रहे हो। तो इसका मतलब कि तुमने हजीमत। मैं आपको सिर्फ बुनियादी फ़र्क बताऊंगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हमने एमीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। बुनियादी फ़र्क ये, हमारा सिपाही मौत की आरज़ू लेकर मैदान में उतरता है, वो मौत से खौफज़दा होकर मैदान में उतरता है। बुनियादी और इसके लिए सर वो एक और अलावा इकबाल का शेर है कि खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। मतलब ये कि मेरी आँख को तुम्हारी जो ताकत है और जो तुम्हारे सुप्रीमेसी है या साइज है वो मुतासिर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आंखों का जो सुरमा है। उन्होंने एयर मार्शल हरी कुमार को चेंज किया, ये दो चीजें शो कर रहा है। ये तरफ शिकस्त है, एक तो सर्जिकल स्ट्राइक जो उनकी नाकाम हुई, और दूसरा जो ये मिग 21 उनके दोनों जहाज गिरे, इस पे उन्होंने दोनों को पे अपने एयर मार्शल को सैक किया। दोनों मिग 21 था, एक बड़ा लेटेस्ट रशियन US SU-30 उसमें 2 पायलट्स थे, दोनों इजेक्ट नहीं कर सके, दोनों मरे। हाँ। तो नहीं, आप समझते हैं कि इसका डिमोरलाइजिंग इफेक्ट भी होगा जब आप ड्यूरिंग द वॉर ऐसे करते हैं? डिमोरलाइजिंग भी, लेकिन जब आप अपने कमांडर को चेंज करते हैं, जो उसका इंचार्ज था उसके होती है सारा एपिसोड हुआ। देखिए ना, ये तो मोदी साहब का एडवेंचर था ना, एडवेंचर था अपनी ज़ात की, अपनी फतह के लिए कि मैं फरेरे ले आऊँ फतह की, वो उल्टा गले पड़ गया। तो अब वो पीविश है, चिड़चिड़ापन है आल और उधर, उसमें जी ये तुम जिम्मेदार हो। बाहर दुनिया को तो कहते हैं कि जी वो टाइटानिक के और फलाए और टमकाने, अंदर ये सूरत हाल है। वो कहते हैं जीत के 100 बाप होते हैं, हार का कोई बाप नहीं होता। और हमारे एक साहब है, वो कहते हैं जब सब कुछ भी ना हो ना, तो आखिर में कहते हैं ये जो चपड़ासी है ना, सारी गलती इसकी है। तो मतलब ये है कि मिस एडवेंचर मोदी साहब का है। आर्मी और उनके जो फोर्सेस हैं, उनके जज्बे इस वक्त डीमोरलाइज्ड हैं। उन्हें पता है कि वो एक ऐसी कॉज के लिए लड़े, ना कौम के लिए है, ना इलाके के लिए, ना ज़मीन के लिए, बल्कि वो कॉज जो है वो एक दीवाने की सियासत के लिए। प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम यही अमन की बात, जिसको वो कमज़ोरी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, हमारा DG SPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी, अमन की बात
जब ये हुआ तो DGSPR ने आके कहा, जन आसिफ गफूर ने, कि वेट फॉर आवर सरप्राइज। यस, कहा ना, अगले दिन दिखा दिया। बोलते नहीं है सब इस तरह, धमकियां नहीं देते गिदर बबकियां, वो जो कह दिया कर दिया। सो ये जो इस वक्त पाकिस्तान उसके बावजूद अमन की बात कर रहा है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये ग्रेस है। पाकिस्तान यही बात करता रहे, वो दोबारा करे एडवेंचर। उनके तीनों सर, इसमें एक और चीज बड़ी अहम है कि मोदी जो है वो अपनी फौज के कमांडरों से झूठ बुलवा रहे हैं। हाँ। देखिए ना सर, अब मतलब ये है कि अगर फौज की लीडरशिप को आप मजबूर करें कि एक ऐसा पुर्जा जो एक रॉकेट का प्रोपेलर हो, उसको आप जहाज बनाने की कोशिश करें। ये वो जो चलाने वाला रॉकेट होता है उसका महल को वो उसका अच्छा। और दूसरी एक और चीज, एक और चीज जो बड़ी सर अहम है, इस पे आप जरूर रोशनी डालें कि वो कश्मीर पीछे है और आगे उनकी फोर्सेस लड़ रही हैं। तो पीछे तो हॉस्टाइल है सारा क्राउड, एक कश्मीरी जो है वो अपने फौजी के खिलाफ खड़ा हुआ है। दुरानी साहब, जो उस तरफ जहाज गिरा है कश्मीर में, वहाँ बंगड़े डाले हैं जीवे जीवे पाकिस्तान के लगाए। तो मतलब ये है कि इंडिया जो जंग लड़ रहा है उसमें न जमीन साथ है, न जमीर साथ है, न अवाम साथ है। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, के बाद वापस आएंगे तो हमें दोनों कौमों का भी मुवाजना करना है कि पाकिस्तान नेशन कहाँ है और इंडियन नेशन एज नेशन कहाँ है। लिहाजा मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब तक हमने प्रोग्राम में दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म, मीडिया, आर्मी का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस किया इस टेंशन के वक्त में। अब हम दोनों कौमों का आपस में मुआवजा करना चाहते हैं। मैं दुरानी साहब से, दुरानी साहब, एक तरफ पाकिस्तानी कौम है इस टेंशन के दौरान, उसका बिहेवियर है, एक तरफ इंडियन कौम का, आप कैसे देख रहे हैं दोनों तरफ? पहले तो मैं इसको कूजे में बंद कर दूंगा। हाँ, दरिया दरिया समुंदर को उस समंदर को, कौम तो समंदर होती है। हाँ। उसके बाद फिर इस पे हम लेते हैं। इंडियन कौम इस वक्त तकसीम दर तकसीम का शिकार है और पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त इत्तेहाद और मुत्तहिद होने की एक अलामत है। पार्लियामेंट से लेके, सड़क से लेके, शहर से लेके, गली से लेके महल्ले तक मुत्तहिद है। और वो पूरी की पूरी कौम जो है वो इंतशार और तकसीम और उनकी अफवाज से लेके, उनके अफराद से लेके, उनकी सियासी पार्टियों से लेके, उनकी लीडरशिप तक शक्लों पे 12 बजे हुए हैं और उनकी हरकतें जो है वो 2 नंबर हुई हुई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इत्तेहाद के मुकाबले में पाकिस्तान इस वक्त लकड़ियों के उस गट्ठे की तरह है जो मजबूती से बंधा हो, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और इंडियन कौम इस वक्त बिखरी हुई शाखों की तरह है, जिस शाख को चाहे मरोड़ दें और मरोड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर 2 कौमों का तज्जिया किया जाए, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ते हुए, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी कौमों की लीडरशिप होती है, जैसी कौमों को क़यादत होती है, वैसी ही कौमें बिहेव करती हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत हो या पाकिस्तान की अपोजिशन हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो या पाकिस्तान की कोई भी लीडरशिप हो, वो सब जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं और पाकिस्तान के मफाद की बात कर रहे हैं। इसीलिए पूरी कौम इत्तेहाद और यकजहती की एक अलामत बन चुकी है। एक अल्लाह और एक रसूल और एक पाकिस्तान जो कि अल्लाह और रसूल के नाम पे बना हुआ पाकिस्तान है, वो इसका मुहाफिज भी है और वो इसका मुस्तकबिल भी है। मैं जैसा जो दुरानी साहब ने कहा, तो वो मेरे भी ख्यालात हैं, मेरे दिल की आवाज़ है। हकीकत है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त पूरी तरह मुत्तहिद भी है और मुतमईन भी है। मैं पिछले 4-5 दिन से लाहौर में हूँ। रात दुरानी साहब ने बड़ा भरपूर खाना खिलाया, सारे दोस्त इकट्ठे थे। नॉर्मल ज़िंदगी है, सड़क पे भी, घर में भी, हर जगह पे कोई हिजान नहीं है। उनके जहाज़ आए, उन्होंने पहले हमला भी किया, प्रॉपर जवाब भी मिल गया। हाँ, ये था कि जब जवाब मिला तो एक सुरूर की कैफियत थी। जरूर की हर जगह पे, जैसे हमारी नहीं थी। हाँ, कि देखिए वो हमारे सरश तो पहले दिन भी था कि गिराते, तकब्बुर नहीं था, लेकिन सुरूर था। सुरूर था कि भाई हमारे मुहाफ़िज़ मौजूद हैं, ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके पीछे खड़े हैं, डट कर खड़े। इस तरह हमारी लीडरशिप पूरी जज्बे के साथ है, स्पिरिट के साथ है। हम पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कौम फ़िक्रमंद है उनकी अमन के लिए और घबराहट का शिकार नहीं है, वहाँ की तरह बिखरी हुई नहीं है, मुंतशिर नहीं है। बिल्कुल जैसे एक कौम होनी चाहिए, मुसलमान कौम,
बिल्कुल उसी तरह है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ये है कि ये जो मोदी साहब ने हरकत की, इसने थोड़ा सा वो सोए हुए को भी जगा दिया, दिखा दिया। बस सब जागे हुए। चलिए, मुझे थोड़ा सा OIC पे भी बात करनी है। आज पाकिस्तान ने OIC में नहीं गए, बाइकाट किया। हम बानी रुकन हैं OIC के। कुछ का ख्याल है ठीक फैसला है, कुछ का ख्याल है कि ना जाने से आइसोलेट हुए हैं। पार्लियामेंट में भी एक डिवाइडेड ओपिनियन आया, पीपल पार्टी ने कुछ कहा, PMLN और PTI एक तरफ से। कैसे देखते हैं आप इस बाइकाट? देखें, जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान ने जो आज स्टैंड लिया है, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर याहिया खान एक स्टैंड ले सकता है तो मुंतखब हुकूमत को तो जरूर याहिया खान ने ये स्टैंड लिया। हाँ, 69 में लिया था। 69 में भी उन्होंने भी OIC का और बाइकाट। इसके ऊपर इन इश्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और यही स्टैंड का नतीजा है कि आज अगर इंडियन उसने फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है तो उसने एटलीस्ट उसको टच नहीं किया जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे, ये पाकिस्तान और इंडिया की कंट्रोवर्सीज को उसने टच नहीं किया। ये पाकिस्तान का दबाव था। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले मेरे साहब से इस पे बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि अगर OIC ने अपना रवैया ना ठीक किया तो सर क्या बन जाएगी? OIC मतलब लोग कहेंगे OIC। तो मतलब ये है कि वक्त असल में बुनियादी बात ये है कि देखिए, हमारे दोस्त थे दो भाई, हमारे साथ बड़े एहसानात किए, ठीक है, मजबूरी भी। उन्होंने पुलवामा से पहले उनको ये इन्विटेशन दिया था और वो तो कहा भी ये लेकिन चलो पाकिस्तान ने अपना एक प्रोटेस्ट, ग्रेसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तन्हाई में नहीं, तन्हाई में हुए। जो पाकिस्तान का मौका है पूरी दुनिया का मौका। चले, बहुत शुक्रिया मेजर आमिर साहब, दुरानी साहब। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम सुना। हमने इस टेंशन के माहौल में इसके मुख्तलिफ अवामिल को आपस में तकाबली जायज़ा लिया है, दोनों ममालिक का मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कल दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।